हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम लगातार वेस्ट एशिया यानी इजराइल फिलिस्तीन जंग को कवर कर रहे हैं। आपको रोजाना कम से कम 3 अहम प्रोग्राम, एक तो लाइव 12:30 बजे मैं अपडेट करता हूं खबरों को, एक किसी एक्सपर्ट से बात करता हूं, वो आप तक पहुंचाता हूं, और उसके अलावा रात को 9 बजे नजर दुनिया पर कार्यक्रम में मैं पूरी तरह से सम अप करके पूरे दिन के घटनाक्रम को आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं, दुनिया भर में हमारे चैनल को इस वक्त देखा जा रहा है। आज मैं जिस शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं वो बहुत ही अहम है। इस फिलिस्तीन पर जो इजरायली ऑक्यूपेशन है उस पर 1987 से काम करने वाला शख्स, जो एक कारवान मदद लेकर के गाजा पहुंचने वाला शख्स, जो 2010 दिसंबर और जनवरी 2011 में वहां पहुंचा अपने एक कारवां के साथ, उस शख्स से मैं बात कर रहा हूं। और जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम, मेरी मुराद है, मेरा मतलब है फिरोज मिठी बोरवाला। आप मुंबई में रहते हैं, आप फुल टाइम एक्टिविस्ट हैं, और आपका कहना है कि ये जो कब्जा है इजराइल का फिलिस्तीन पर, उसके खिलाफ वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आप गए हैं, आपके काफिले को ईरान में, तुर्की और सीरिया, कई मुल्कों में वेलकम किया गया था। काफी लोग उनके साथ जुड़े थे और वो एक बहुत ही मेमोरेबल इवेंट थी। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली के प्रेस क्लब में, मेरी वहां आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी 2010 में। मिठी बोरवाला साहब से हमने रिक्वेस्ट की, कोशिश की कि उनसे बात हो जाए। मिठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि 18 दिन जंग को हो गए और 2 हफ्ते से जो धमकी दे रहा था इजराइल जमीनी हमले की, जमीनी हमला भी परसों जो उन्होंने 2 जगह किया, खान यूनुस और रफा में, वहां से इजरायली फौजी अपने टैंक छोड़ करके फरार हो गए। दुनिया की ताकतें, अमेरिका, पूरा यूरोप, सब इजराइल के साथ हैं, लेकिन वो कौन सी ताकत है जो इनको गाजा में जमीनी फौज भेजने की ये हिम्मत नहीं कर पा रहे? क्या कुछ है? मैं सीधे उस सवाल पे आता हूं, फिर और बातें होंगी आपसे। जी, पहले तो आपके दर्शकों को सबको वेलकम है ना, स्पेशली थैंक यू काज़मी साहब, कि आपका बहुत बड़ा काम है इस दिशा में। आप खुद एक एक्सपर्ट हो, मैं जानता हूँ। नंबर 1 है कि आपके दर्शकों को ये बता दूं कि ये कोई इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दिस इज अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन बाय इजराइल। इजराइल ने एक देश पे कब्जा किया है, जैसे अंग्रेजों ने हम भारत पे कब्जा किया था। हमारा कोई जंग नहीं था अंग्रेजों के साथ, हम लोग अपना एक फ्रीडम नेशनल लिबरेशन मूवमेंट चला रहे थे, एक आज़ादी की लड़ाई थी, एक आज़ादी का संघर्ष था। वैसे ही फिलिस्तीनी अवाम अपनी और फिलिस्तीनी मुल्क अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। दिस इज नॉट ए वॉर, दिस इज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 1। दूसरी बात, आपने बहुत ही बुनियादी सवाल पूछे। जो 18 दिन की का जो बॉम्बिंग चल रहा है, जो जंग चल रही है, अभी तक हिम्मत नहीं हुई है इजराइल को जमीनी लैंड इन्वेजन करने की, जमीनी जंग करने की। तो ये क्या कारण है? बेसिकली पॉइंट है क्योंकि आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, अभी भारत में इट्स टाइम दैट वी वर टोल्ड कि इजराइल एक मिलिट्री पावर नहीं रहा। ये 1960s और 1970s का वेस्ट एशिया नहीं रहा। बहुत परिवर्तन आ चुका है बैलेंस ऑफ पावर में, वेस्ट एशिया के अंदर और ग्लोबल स्तर पे भी, ठीक है। और उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो जंग हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसके कारण क्या है, जो जहां तक मैं समझ चुका हूँ। नंबर 1 है कि यूक्रेन का समाचार आपके पेपरों से गायब हो चुका है, न्यूज चैनल से गायब हो चुका है। और जहां नेटो और अमेरिका जहां यूक्रेन में हार चुका रशिया के सामने, तो उनको नए वॉर थिएटर की जरूरत थी। उन्होंने वॉर थिएटर को वेस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट किया है। नेतन्याहू की क्या जरूरत थी? नेतन्याहू की जरूरत आप और मैं तो जानते हैं, मगर डिटेल में बात कर ले। नेतन्याहू बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में है। एक तो अभी जो उसकी सरकार है, एक्सट्रीम जूइश राइट विंग नाजी फाशिस्ट सरकार है। इससे भयंकर कट्टर यहूदी की सरकार आज तक आई नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है इजरायली सोसाइटी के लिए, नंबर 1। नंबर 2,
तो 90% इनफैक्ट जो इलान पापे से नॉर्मन फिंकस्टाइन, गिडियोन लीवाई बोलते हैं, जो बहुत बड़े विचारवंत थे इसराइल के, कि अभी इजरायली जो समाज है वो 90% रेसिस्ट हो चुका है। 90s तक में एक पीस का मूवमेंट थी जो फिलिस्तीनियों के लिए टेल अवीव में सड़क पे आती थी, आज वो ना के बराबर हो चुकी है। तो इजरायली सोसाइटी खुद इसराइल के अंदर बहुत ही रेसिस्ट हो चुकी है। जो नेतन्याहू की क्राइसिस थी वो था सुप्रीम कोर्ट का मैटर, कि अभी जो बेन-ग्वीर और स्मोट्रिच, ये जो कट्टर उसके मिनिस्टर्स है, उनका बोलना था कि सुप्रीम कोर्ट पे पूरा का पूरा भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ दो पावर सेंटर है इसराइल में। एक है जो कनेसेट है, उनका जो पार्लियामेंट है, वहाँ को राज्यसभा नहीं है, सिर्फ लोकसभा है, और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक अधिकार है कि अगर ऐसे कोई पार्लियामेंट में कानून बनते हैं तो वो उसको रद्द कर सकते हैं। उनको वो खत्म करना था। बेसिकली वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी इसराइल के रेसिस्ट और अपार्थाइड लॉस के कॉन्टेक्स्ट में ही देता है। वो कोई प्रो पैलेस्टीनियन या प्रो इक्वालिटी वाली बात नहीं है। जो लोग सड़कों पर आए वो इजरायली जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जो रेसिस्ट डेमोक्रेसी है, रेसिस्ट मतलब एक मिलिटेक्रेसी है, इट इज रन बाय द मिलिट्री एक्चुअली। वो कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं, अपार्थाइड स्टेट है, जस्ट लाइक व्हाइट साउथ अफ्रीका ना। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। और नेतन्याहू पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे करप्शन के, तो जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा सड़कों पे, मुझे पता था कि ये गाजा पे बॉम्बिंग होगी। हेडलाइन बदलने के लिए हर बार नेतन्याहू गाजा पे बॉम्बिंग करता है, और नेतन्याहू के एक वॉर की जरूरत थी ताकि देश एक साथ आ जाए। वॉर हो रहा है और एक नेशनल गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी बन गई। मगर मारिव पेपर बताता है इसराइल का कि अगर आज चुनाव होते हैं, 120 सीट का उनका पार्लियामेंट होता है, आज अगर चुनाव होता है तो नेतन्याहू को 34 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ी गिरावट है, देखिए इतना अनपॉपुलर हो गया है। हारेस बोलता है कि क्लियरली जिम्मेदारी है जो पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस आ गई इसराइल पे, उसका कारण नेतन्याहू ही है, क्योंकि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ आप नहीं जा रहे हो। 16 साल से आपने एक जेल बना के रखा है, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। आधुनिक दुनिया के सामने 21वीं सदी में आपने 25 लाख लोगों को एक जेल में बंद करके रखा है। ये कभी ना कभी ये जेल, जैसे वॉर्सो गेटो टूटा था 1944 में नाजिस के खिलाफ, वैसे ये जेल टूटने वाला था। ये आज का गाजा गेटो है, ये जेल ब्रेक हो चुका है। उसके साथ जो व्लादिमीर पुतिन ने लेनिनग्राड के साथ उसकी तुलना की, कि जैसे नाजी जर्मनी ने लेनिनग्राड को रशिया में जो घेर दिया था, ना पानी, ना खाना, ना दवाई, और ऊपर से बॉम्बिंग चल रही थी, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी। यही वो परिस्थिति है जो नाजी जर्मनी ने लेनिनग्राड के साथ किया, आज गाजा के साथ इजरायली नाजीज ने किया है। तो तीसरी बात कि ये जो और ये सिर्फ हमास की बात नहीं है, पूरा का पूरा पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने एक साथ ये तय कर लिया था, और पूरा का पूरा जो आर्क ऑफ द रेजिस्टेंस है, फ्रॉम टू लेबनान टू सीरिया टू इराक टू ईरान टू येमेन, एटलीस्ट ये जो आर्क ऑफ द रेजिस्टेंस, आई एम श्योर इवन अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया आर इन्वॉल्व्ड। ओके, अभी टाइम आ चुका है कि अभी हम लोग ये आजादी की हमारी अंतिम जंग लड़ ले, तो उसकी तरफ बात आई है। ये भी, मैं तो गाजा जा चुका हूँ जैसे आपने बताया था। ये हमारी एक हिस्टोरिक यात्रा हुई थी जब पहली बार एशिया के 16 मुल्क साथ में आए थे। फिलिस्तीन एक एशियाई मुल्क है, मगर यूरोप और अमेरिका के लोग आ रहे थे, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों ने द फर्स्ट एशियन कॉन्वो टू गाजा का आयोजन किया था, और हम लोग गाजा में थे। ये हो ही नहीं सकता कि नेतन्याहू और शिनबे, जो इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी है, उनको पता नहीं था कि ये होने वाला है। दे हैड टू नो। इजिप्शियन इंटेलिजेंस ने भी वार्न किया था। तो एक जगह पे ये पूरा जेल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो दीवार तक कुत्ता भी नहीं जा सकता विदाउट बीइंग शॉट एट। वो सर्वेलेंस सेंटर्स, सैटेलाइट से, ड्रोन से, सब कुछ है उनके पास। ये हो ही नहीं सकता। तो ये होने दिया, और उसके बाद नेतन्याहू को जो करना था किया है। दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ चुकी है कि जो काफी जो इजरायली सिविलियंस मारे गए, ये तो गार्डियन का भी रिपोर्ट है, दूसरे अखबार को रिपोर्ट है कि ये तो इजरायली आर्मी ने जो अंदर हमला किया, वो जो सेटलमेंट्स में, उन्होंने भी बहुत सारे इजरायली सिविलियंस को मारा है। वरना इतने बड़े पैमाने पे 800,000 जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इतने बड़े पैमाने पे हमास और बाकी के अन्य फाइटर्स ने मारे, ये हो ही नहीं सकता था। पॉइंट ये है कि जो भी रेजिस्टेंस ने किया है, हमास बोलो, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन बोलो, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, अल-अक्सा मार्टिर्स ब्रिगेड जो फतह का फ्रंट है, ये सभी सेकुलर और जो इस्लामिस्ट फ्रंट्स है, वो आजादी के लड़ाई में सब इकट्ठा आ चुके हैं, यूनाइट हो चुके हैं। और उन्होंने ये
रीजनल स्तर पे ये निर्णय हुआ। ये करने के बाद उनको पता था कि इजराइल का रिएक्शन क्या आएगा, उनको पता था। तो इसलिए ये जो बोलना है कि हम लोग हमास के फाइटर्स को खत्म करें, ये बुनियादी बात ही बेवकूफ़ी है। क्योंकि मैंने जीत देखी है हिजबुल्लाह की लेबनान में 2006 में, हम लोगों ने गाजा में जीत देखी है इजराइल की हार देखी है 2005 में जब गाजा से निकलना पड़ा, और हम लोगों ने जीत देखी है इजराइल की लेबनीज रेजिस्टेंस की जब इजराइल को लेबनान से भागना पड़ा सन 2000 से। सो सन 2000 में, सन 2005 में, सन 2006 में इजरायली आर्मी की हार लैंड इन्वेजन में हो चुकी है। इजराइल एज अ मिलिट्री पावर वॉज फिनिश्ड वे बैक इन 2006। 2006 के बाद इजराइल एक मिलिट्री पावर करके अब उसकी दुनिया में गिनती भी नहीं कर सकते, ये इसकी रियलिटी है। तो स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है कि जैसे हिजबुल्लाह और बाकी के कम्युनिस्ट फाइटर्स जमीन में नीचे टनल में चले जाते हैं, उस पर मैंने आर्टिकल 2006 में लिखा था। ये डीप टनल्स में है। मैं भी जब बेरूत जाता हूँ तो इजराइल के ड्रोन हवा में ऊपर घूमते रहते हैं। ओके, तो ये लोग डीप जमीन में चले जाते हैं, वहां उनके बंकर्स है, उनकी पूरी स्टोरेज है, वहीं वो रहते हैं। और बाद में जब ये इजरायली इन्वेजन 2006 में हुआ था तो ये फाइटर्स ऊपर आए थे, उन्होंने मेरकावा टैंक्स को सोवियत एंटी टैंक कॉर्डेट मिसाइल से उड़ा दिया था। और ये इस प्रकार से मैन टू मैन, सोल्जर टू सोल्जर, ये जो अभी पैलेस्टीनियन से लेकर जो बाकी के जो गेरिला फाइटर्स है वो इजरायली सोल्जर्स से बहुत आगे है। इनफैक्ट इजरायली सोल्जर्स रो पड़ते हैं वो लोग। जी बोरीवाला, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि क्या जिस तरह से अमेरिका और यूरोप के मुल्क इजराइल से कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव, जमीनी हमला ना करो, उसे डिले करो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमास खत्म हो जाए, ये, और उससे पहले अभी जो बिल्कुल ताजा खबर है कि वहां के आईडीएफ के चीफ ने कहा है कि हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए। खुद अमेरिका कह रहा है कि आईडीएफ तैयार नहीं है। तो ये इस सब के बीच में आपको ये नहीं लगता कि जानते सब कुछ हैं, अपनी हकीकत एक दूसरे की इज्जत बचाने के लिए ये बोल रहे हैं और शायद ये कभी भी जमीनी हमला ना कर सके? आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है कि अगर जमीनी हमला हो गया तो ये रीजनल वॉर है। और आज जनरल मैकग्रेगर जो एक बहुत बड़े, मतलब वो अमेरिकन जनरल ही रह चुके, रिटायर्ड है, मगर उसकी मैं एनालिसिस सुनते रहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ये जंग शुरू हो गई तो ये जंग के एंड में इजराइल बचेगा ही नहीं। ये रियलिटी उन्होंने बता दी है। ये पूरा इजराइल एक यूक्रेन बन जाएगा, ये किस्म की हालत हो जाएगी। आपकी बात सही है कि इजराइल की प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि उनकी ये जो 4 लाख की सेना उन्होंने जमा करके रखी है, उसमें से 1 से 1.5 लाख सेना उनकी ट्रेन सोल्जर्स की है। बाकी सब रिजर्विस्ट है, जो पार्ट टाइम सोल्जर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग लेकर अपने अपने कारोबार में चले जाते हैं, बाद में वॉर के टाइम पे उनको बुलाया जाता है। तो अभी तो उनके पास उस किस्म की आर्मी भी नहीं है ये लैंड इन्वेजन करने के लिए। इसलिए अगर इजराइल वही होता जो सब लोग समझते हैं, खास करके भारत में, कि इजराइल बहुत पावरफुल मिलिट्री पावर है, तो 7 तारीख को हमला हुआ, आपको तो 8 तारीख को टैंक लेकर अंदर जाना चाहिए था। 20 दिन हो गए, आप सिर्फ निहत्थे लोग को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, परिवार को मार रहे हो। जो मैंने परसों की फिगर पढ़े थे, मैं ट्रैवल में था, मगर 5000 जो सिविलियंस मरे, आई थिंक अभी तो 6000 हो गए, उसमें से 2000 बच्चे, 1000 से ज्यादा औरतें, आधे से ज्यादा, मतलब 75% आप बच्चों और औरतों को मार रहे हो यार। ये है इजराइल का। अच्छा, अब तो अमेरिका के जंगी बेड़े भी पहुंच गए, अमेरिका के कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स भी पहुंच गए। ये सारी ताकत इकट्ठे होने के बाद क्या ये बिल्कुल जीरो हैं उन फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स कहिए, या ये तो टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जो भी होता है वो टेररिस्ट होता है। तो क्या ये ताकत इतनी बड़ी है कि अमेरिका, पूरा यूरोप, कल मैक्रोन आए तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल कोalition जो उनके मुताबिक आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहा है, उसको इसको भी लड़ना चाहिए। हालांकि मेरा अपना समझना यह है कि आईएसआईएस खुद इन्होंने खड़ी की हुई है। खैर, हम उस बहस में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें भी आपके दर्शकों को ये बताना चाहिए कि आईएसआईएस को खड़ा किया था ब्रिटिश इंटेलिजेंस, फ्रेंच एंड दी अमेरिकन, इंक्लूडिंग सऊदी, कतार, टर्की। ये रियलिटी है। अबू बकर अल बगदादी इराक के बुक्का प्रिजन में थे, वो अल-कायदा के लीडर थे। उसके बाद ये लोग ने बना दिया आईसिस, और आईसिस बनाने का मकसद ये था कि अगर आतंकवाद वापस खड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग इराक और सीरिया में वापस प्रवेश कर पाएंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी।
इराक की रेजिस्टेंस ने हस्टल शाबी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स और वहां सीरिया में सीरियन जो आर्मी है और जो एलाइज है ईरान और हेजबोला इंक्लूडिंग रशिया, ये लोग ने आईसिस का खेल को खत्म कर दिया। दे हैव लॉस्ट द बैटल वॉर ओवर देयर। नाउ कमिंग टू व्हाट यू आर सेइंग सर, नंबर वन ये है कि बेसिकली ये जो पूरा मिलिट्री बिल्डअप, आई मीन जो अमेरिकन वॉरशिप्स तो 9 तारीख को आ गई थी, बाद में ब्रिटिश वॉरशिप्स आ गई है और अभी तो चाइना की भी 6 वॉरशिप्स आ गई है इस इलाके में। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, बेसिकली ब्रिटेन एंड अमेरिका वांट टू गारंटी, वो गारंटी देना चाहते हैं इजराइल को कि अगर जब आप लैंड इन्वेजन करोगे तो हमको पता है कि हेजबोला की ऑलरेडी बॉम्बिंग और इजराइल हेजबोला की बॉम्बिंग ऑलरेडी चालू है। सीरिया में ऑलरेडी इजराइल ऑलरेडी अटैक कर रहा है। एलेपो और डमेस्कस एयरपोर्ट को उसने उड़ा दिया। वो तो रोज मिसाइल उस पर मारी रहा है, जिसपे कोई चर्चा नहीं होती कि भाई इजराइल वहां लगातार क्यों हमला कर रहा है। पॉइंट इज के जब लैंड इन्वेजन होगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि अभी क्यों नहीं ये अरब मुल्क और इस्लामिक मुल्क और वगैरह वगैरह मदद कर रहे हैं, कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट। अभी जो हेजबोला एक्शन कर रहा है, जो शीबा फार्म्स का इलाका है, जो इंटरनेशनली जो कानूनन लेबनान का हिस्सा है, वहां अभी हेजबोला के ऑपरेशन चल रहे हैं। सीरिया का ऑपरेशन तो गोलान हाइट्स में कभी भी चालू हो सकता है, क्योंकि गोलान हाइट्स सीरिया का है। एंड इराक की रेजिस्टेंस वो तो अभी ही जाना चाहते थे, मगर उनको ईरान ने रोक के रखा है कि जो भी होगा वो सही टाइम पे होगा। और मैं मानता हूं कि जब लैंड इन्वेजन होगा, और आप समझ लीजिए कि 25% इजरायली आर्मी आज नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एंगेज है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भी होगा तो हिजबुल्लाह और सीरिया से भी काउंटर अटैक होगा उनपे। तो ये परिस्थिति में अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ खड़े हैं। पॉइंट इज के अगर जब लैंड इन्वेजन होगा और ये रेजिस्टेंस फोर्सेस इंटरवीन करेंगे, तब इन्होंने भी बोल दिया कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन ने हम पे फायर किया तो जितने स्ट्रेटेजिक अड्डे हैं अमेरिका के इस इलाके में, वेस्ट एशिया पे, सब पे हमला होगा। और ऑलरेडी सीरिया और इराक में जो अल्तानो बेस है सीरिया में, और इराक में जो अमेरिकन बेसेस है, उनका कोई रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव हो चुका है कि अमेरिका की पूरी सेना को वहां से निकल जानी चाहिए। वहां ड्रोन अटैक्स अमेरिकन बेसिस पे सीरिया और इराक में शुरू हो चुके हैं। तो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि कालमी साहब, ये ऑपरेशन का भी नाम अल अक्सा फ्लड है, जिसके बारे में आई थिंक हम और आप तो बात करेंगे। मगर लैंड इन्वेजन होगा जब भी होगा, क्योंकि इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है अंदर जाने की। वो बार बार लैंड इन्वेजन में हार चुके गाजा के सामने भी। 25 लाख की आबादी, 40 या 45% बच्चे, वहां भी इजराइल की औकात नहीं है लैंड इन्वेजन करने की और जीतने की। अगर लैंड इन्वेजन हुआ तो ये महीनों टू महीना चलता रहेगा। ये बहुत लंबी जंग होने वाली है, और तब तक बहुत सारे दूसरे मुल्क इस पे उतरेंगे। और अगर ईरान पे हमला किया इजराइल या अमेरिका ने, तो रशिया खड़ा है, क्योंकि ईरान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया यूक्रेन में रशिया के साथ। और रशिया और ईरान साथ में सीरिया के टाइम पे जनरल हुसैन सुलेमानी ने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक काम किया था। मैं मानता हूं कि 2 बड़े हिस्टोरिक काम। एक तो उन्होंने रशिया को इनवाइट किया, आप आइए टार्टूस और लटाकिया में आपकी स्ट्रेटेजिक बेसिस है, आप सीरिया में इंटरवीन कीजिए। तो बहुत जमाने के बाद रशिया का एक बड़ा एक रोल बना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और दूसरा जो जनरल सुलेमानी ने किया, जो बाद में चाइना ने किया, कि ईरान और सऊदी को साथ में आना चाहिए, जिसमें इराक ने भी रोल प्ले किया, ओमान ने भी रोल प्ले किया। तो अभी वेस्ट एशिया का मैप बहुत बदल चुका है। इजिप्ट की सेना भी आ सकती है। एर्दोगान पे मुझे भरोसा नहीं है वो कब क्या करेगा, क्योंकि ये जंग के 10 दिन पहले ही वो नेतन्याहू के साथ मिलकर एक ऑयल डील, पाइपलाइन की डील साइन कर रहा था। मगर बाकी के सभी देश इस इलाके में, क्योंकि ये जंग के बाद 2 बातें होगी, आइदर अमेरिका और ब्रिटेन, ये जो साम्राज्यवादी ताकत है, और इजराइल जो ज़ायनिस्ट ताकत है, वो हावी हो जाएंगे और वेस्ट एशिया पे वापस कब्जा करेंगे, या वेस्ट एशिया जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है वो इन सबको हरा देगा, और ये पूरा इलाका इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन फिर आजाद हो जाएगा। कोई बीच का रास्ता बचा नहीं है। ये मैं एक बुनियादी सवाल पे आता हूं, फिर बाकी आगे बात करेंगे। देखिए, इजराइल के बारे में 2 नजरिए हैं। एक तो नजरिया यह है कि इजराइल एक लेजिटिमेट मुल्क है, और 1967 वॉर में उसने कुछ एडिशनल इलाकों पर कब्जा किया, वो इलाके उसे छोड़ देने चाहिए। एक तो ये एक नजरिया है। दूसरा नजरिया ईरान का है, जो कहता है कि इजराइल इस इलाके में नासूर है, उसको यहां रहने का हक नहीं है, जिसने फिलिस्तीन पर कब्जा करके मुल्क बनाया है।
इसको जाना ही पड़ेगा। आप कौन से वाले नजरिए को सही समझते हैं, क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। ओके, रियलिटी है कि इसका सॉल्यूशन अगर जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, और अगर फिलिस्तीनों ने राइट फ्रॉम पीएल टू फतह और इनफैक्ट हमास ने भी टू स्टेट सॉल्यूशन का स्वीकृति 1988 में ही कर लिया था। उन्होंने इजराइल से डायलॉग करने की कोशिश की थी, मगर इज़ाक रबीन भी डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं थे। 2017 तक में भी हमास ने टू स्टेट सॉल्यूशन का करार पास कर दिया है कि वी आर विलिंग फॉर अ टू स्टेट सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन है, आपके सभी दर्शकों को बताना चाहिए कि 1948 के पहले जब धर्म के आधार पर फिलिस्तीन को बांटा जा रहा था, तब भी फिलिस्तीनियों ने कहा था कि इसको बांटो मत, जो भी जूस आ गए वो आप हमारे साथ रहो, हम लोग वन डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बनाएंगे, जब हम लोग सब इक्वल राइट्स से रहेंगे। तब भी ये यहूदी ज़ायनिस्टों ने उसको नकार दिया था। दूसरी बार जब 1988 में पीएलओ ने 1967 के रेजोल्यूशन फाइनली मान लिए थे, और एक आज़ादी आंदोलन ने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कभी भी किया नहीं है कि, और ये दर्शकों को वापस समझना चाहिए, ये जो बार बार बोला जाता है कि फिलिस्तीनी हमसे बात नहीं करते, दे हैव नो पार्टनर्स, वो पीछे पूरी छोटी बात है। 88 में यासर अराफात ने पूरे पीएलओ को मनवा लिया था, और टू स्टेट सॉल्यूशन की बात आ गई थी कि जो 22% जमीन है, जो 1967 के बाद का मामला है, वो जमीन हम लोग आप इसराइल को वहां बरकरार रखे। तीसरी बात है कि ऑस्लो पीस अकॉर्ड्स जो अराफात और इज़ाक रबीन के बीच में साइन हुए, और वो टाइम पे भी वो बात थी कि 99 तक आप एक फिलिस्तीन का निर्माण होगा। इट वॉज वेरी बैडली निगोशिएटेड बाय यासर अराफात, को फाइन प्रिंट समझ नहीं पाए, और उसमें उनको काम दे दिया कि तुम इजराइल की सिक्योरिटी का काम तुम्हारा, मतलब अंग्रेज गांधी जी को बोल रहे हैं कि तुम हमारी सिक्योरिटी का काम संभालो, और जब हम सिक्योर होंगे हम चले जाएंगे। ये तो रिडिकुलस बात थी। ओके, तो 93 से 99 तक यासर अराफात सिक्योरिटी का, पुलिस का काम करते रहे। सेटलमेंट्स जो वेस्ट बैंक में है वो बढ़ती गई, आज 7 लाख सेटलर्स है। तो आप टू स्टेट सॉल्यूशन भी एक्चुअली नहीं देना चाहते। फाइनली यासर अराफात को सन 2000 में बिठाया गया, उसके पहले आतंकवादी बोलते थे। 93 में पीस प्राइज दिया तो वो नोबेल प्राइज विनर बन गए। सन 2000 में एहूद बराक जो लेबर के प्राइम मिनिस्टर थे, बिल क्लिंटन, कैम्प डेविड मीटिंग हुई थी अराफात के साथ, उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे। नंबर 1, आज जो आप हमारे साथ साइन करोगे तो यूनाइटेड नेशंस के जितने पहले के रेजोल्यूशन है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, अभी जो आप साइन करोगे वो नई बुनियाद बनेगी। अराफात ने मना किया, क्योंकि इसमें राइट ऑफ रिटर्न का भी कैंसिल हो जाता, बहुत सारी बातें कैंसिल हो जाती। दूसरी बात तो उन्होंने कहा अराफात को कि जो मैप हम आपको इस पे आप साइन कीजिए, जिसमें वेस्ट बैंक के 4 टुकड़े थे, सेटलमेंट्स उसमें रहती। अराफात ने बोला ये तो मैं कभी नहीं करूंगा। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ईस्ट जेरूसलम को आप भूल जाइए, आप अबूद ईस्ट जो एक गांव है उसको एक्सेप्ट कीजिए। मतलब दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली कॉर्नर प्लेस आपका कैपिटल होना चाहिए। आप बोल रहे आप नोएडा जाइए, आप वहाँ कैपिटल, या बम्बई में नरीमन पॉइंट है और आप जाइए विरार नाला सोपारा मीरा रोड, आप जाके वहाँ कैपिटल बना दिए। तीनों पे अराफात ने मना किया, यासर अराफात जी ने मना किया, और फाइनली उसको वापस आतंकवादी घोषित किया गया, और रमाला में उसको कैद करके उसको फाइनली पॉइजन करवा गया। सन 2002 में अरब पीस प्लान है। सन 2002 में सऊदी अरेबिया ने सभी अरब लीग को बिठाकर ये प्रस्ताव पारित किया कि अगर इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन मानने के लिए तैयार है तो फिर हम आपको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार है। तब भी इजराइल ने रिजेक्ट किया। रिजेक्शन हर बार इजराइल के सामने से आया, क्योंकि वो अपने आप को इतना ताकतवर मानता है कि दुनिया के साम्राज्यवादी ताकत, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, नेटो पूरा मेरे पीछे खड़ा है, मेरा क्या कोई भी बाका नहीं कर सकता। मेरा एजेंडा है कि जो 1948 में फिलिस्तीनी आबादी को हम लोगों ने सिर्फ आधी निकाल ली, जी हाँ, 15 लाख की आबादी थी फिलिस्तीनियों की 1948 में, और 7.5 लाख को उन्होंने निकाल दिया था। देर यासीन तो आपको पता है काजमी साहब की, बहुत सारे गांव में जाकर उन्होंने मैसेकर किए थे, ताकि आम जो लोग थे, क्योंकि फिलिस्तीनी जो देश था वो बेसिकली, और देश है, वो एक पेजेंट सोसाइटी थी, लार्जली एक खेती करने वाली सोसाइटी थी। ओके, तो वो जो कैटास्ट्रॉफ हुआ, वो जो नकबा हुआ, आज अभी ये बोल रहे क्लियर कट कि अभी जो आधा अधूरा हम लोगों ने काम किया था 1948 में, अभी वो वक्त आ चुका है कि पूरी की पूरी फिलिस्तीनी आबादी को निकालेंगे। इसलिए बोल रहे गाजा के लोग को आप चले जाइए साइनाई, इजिप्ट में चले जाइए, मगर गाजा की जनता नहीं जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि चले गए तो वो रेफ्यूजी बन जाएंगे। और वेस्ट बैंक में भी वही उनका एजेंडा है कि वेस्ट बैंक की पूरी पूरी फिलिस्तीनी आबादी को वो फैलना चाहते हैं जॉर्डन के अंदर। तो दूसरा नकबा का तैयारी चल रहा है।
मगर जैसे मैंने बोला कि दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर भी बदल चुका है। और जहां तक आतंकवाद और आतंकवादी ये वो जो वगैरह ये जो मूर्खता की बात चलती रहती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश अमेरिका है, फ्रांस और ब्रिटेन है, जिन्होंने मिलियंस को मारा है। अगर वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल में इनको खड़ा किया जाए तो सबके जेल जाएंगे। दूसरी बात, गिडियन रिवाई सॉरी मिको पेलेट जो जनरल सन, वो बहुत बड़े इजरायली जनरल के बेटे हैं, उनका एक किताब है द जनरल सन। वो क्लियर कट बोलते हैं कि इजराइल इज अ टेररिस्ट आर्मी, इजरायली आर्मी इज अ टेररिस्ट आर्मी। और मैं तो बोलता हूँ कि इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट, जिस लेवल पे उन्होंने सिविलियंस को लगाकर वो मारता है। ओके, एंड एज फार एज कमिंग टू द राइट ऑफ रेजिस्टेंस, जी हाँ, हम जानते हैं भारत के करके कि दो रास्ते हैं, एक गांधी जी का रास्ता है और दूसरा सुभाष चंद्र बोस का रास्ता है। दोनों बाय इंटरनेशनल लॉ आर एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस बोलते हैं, और आपको आधे डजन इस किस्म के रेजोल्यूशन मिल जाएंगे कि दोस नेशंस दैट आर कॉलोनाइज्ड, दैट आर ऑक्यूपाइड, हैव ए राइट टू रेजिस्ट बाय ऑल मीन्स पॉसिबल। अलग अलग जो तरीके हैं आप उसके वो आप अपना सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह का भी रास्ता सही है, महात्मा गांधी का भी रास्ता सही है। और महात्मा गांधी ने यहां तक सुभाष चंद्र बोस को बोल दिया था कि अगर आपके रास्ते से आजादी मिलती है तो मैं आपको फिर मतलब मैं आपको धन्यवाद कर दूंगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट डू वी सपोर्ट इन एनी फॉर्म, आखिरी इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात है इसे, कि डू वी इन एनी वे सपोर्ट द सिविलियन किलिंग्स बाय एनीबॉडी, चाहे वो हमास की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो। नो, वी कंडेम ऑल सिविलियन किलिंग्स। ठीक है, और आप देखोगे कि हारिस का जो पहला दिन का रिपोर्ट था कि जो 75% जो मौतें हुई ये हमास और बाकी फिलिस्तीनी अटैक में, वो सोल्जर्स थे। इन्होंने बेसिकली चुने थे मिलिट्री टारगेट्स बाय द मिसाइल्स और इन एनी अदर फॉर्म। दूसरी जो बात आती है कि 2008 और अभी तक 1.5 लाख सिविलियंस को इजरायल ने या मारा है या बहुत बुरी तरीके से इंजर किया, किसके हाथ गए किसके पैर गए, उसमें से 33,000 बच्चे हैं। तो कौन है आतंकवादी, आप बहुत आसान है इसको तय करना। ओके, और तो दिस इज वेयर वी आर एक्चुअली। अच्छा मिर्ची बोरवाल साहब, मैं अब आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या अब इजराइल वो जो लार्जर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब था, क्या वो खत्म हो गया? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अब तक है, आप भी रोज देख रहे होंगे, लेबनान के बॉर्डर से भी बस्तियां खाली की जा रही हैं, गाजा के बॉर्डर के नजदीक से भी बस्तियां खाली की जा रही हैं। एशकेलोन के मेयर का 2 दिन पहले बयान था कि हम टेंट सिटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, सारे होटल्स बुक हैं, सारे गेस्ट हाउसेस बुक हैं। तो ये जो दूसरों के घरों पर कब्जा करने आए थे, अब क्या इनको रेफ्यूजी कैंप में रहने का कुछ मजा इन्हें भी आएगा? बेसिकली काज़मी जी, बेसिकली जैसे उसको 80 ईयर कर्स बोलते हैं, दी 80 ईयर कर्स। जो 2 इजरायली किंगडम थी अभी भी 80 साल पार नहीं हो पाई। तो ये इजरायली मीडिया में भी ये चर्चा हुई है। स्टेटमेंट्स बाय नेतन्याहू, एहूद बाराक, नाफ्ताली बेनेट, ये सबके तरफ से बयान आए हैं। और आई थिंक नेतन्याहू तो बोला कि अगर हम लोग 100 साल तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 80 साल वो लोग दोनों बार नहीं पार कर पाए। पॉइंट ये है कि आपने का जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, क्योंकि आपका जो कनेसेट है, पार्लियामेंट है, वहां उसके दरवाजे पे लिखा है, उसके एंट्रेंस पे लिखा है इजराइल फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस, जो ओल्ड टेस्टमेंट का टर्म है। ओके, तो नाइल इन इजिप्ट टू यूफ्रेटिस इन इराक का ख्वाब है कि ग्रेटर इजराइल या एक अखंड इजराइल का बनाया जाए। 106 साल में आप पूरा फिलिस्तीन, वो एक छोटा देश भी नहीं ले पाए, तो वो ख्वाब बाप तो बहुत दूर की बात है। दूसरी जो बात है इसमें कि ये इसकी पूरी बुनियाद ही गलत थी। ये जूइश जायनिज्म और क्रिश्चियन जायनिज्म की पूरी बुनियाद ही गलत थी। मैं कोई भी धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म, उसके आधार पर ये कोई भी जमीन पे आप क्लेम नहीं कर सकते। सवाल है कि इसका मूल निवासी कौन था। इसके मूल निवासी थे जो 4 से 5,000 साल से रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वहां जी रहे, आज तक जी रहे। वो है कैनानाइट्स, जेबूसाइट्स, एमोराइट्स, ईडोमाइट्स और उस किस्म के और कम्युनिटी जो 4,000 साल से रिकॉर्डेड हिस्ट्री में रह रही है। वो आज तक यही है। वो कभी जूस आने के पहले वो और कोई धर्म में थे, बाद में जूस बने, बाद में क्रिश्चियन बने, कभी मुस्लिम बने। जैसे हम लोग भारत में, हम लोग यहाँ सब मूल निवासी है, एक ही जिसको हम लोग भूमिपुत्र बोले या मूल निवासी बोले।
अलग अलग धर्मों में चले गए। मगर ये जो फिलिस्तीन का सवाल है, यूरोपियन जूस क्रिएटेड अ सेटलर कॉलोनी आउट हियर, जैसे अफ्रीका में उन्होंने किया, साउथ अफ्रीका में किया कि यूरोपियंस गए वहां, अपने सेटलमेंट बनाए और वो देशों को कब्जा किया। तो यहाँ सिर्फ सेटलर, जिसको जॉनसन बोलते कि ये सिर्फ सेटलर कॉलोनियलिज्म नहीं है, ये है एथनिक क्लेंजिंग का एजेंडा लेकर आया है कि हम तो वहां बसेंगे, मगर बसे वो लोग को उनके देश से निकालेंगे। ये है जूइश ज़ायनिस्ट एजेंडा। और उसके साथ मैं आगे बोलूंगा कि इजराइल अभी नहीं संभल गया, तो जो जनरल मैग्रेगर ने बोला है, ये जंग के अंत में इजराइल रहेगा कि नहीं, अभी वहां तक मामला पहुंच चुका है। वेस्ट एशिया का रेजिस्टेंस अभी बहुत स्ट्रांग है। रशिया और चीन भी यहाँ खड़े, अगर अमेरिका के साथ और ब्रिटेन के साथ फ्रांस अब इजराइल के साथ खड़ा है, तो चीन और रूस भी यहाँ खड़े हैं। और अभी दुनिया का क्योंकि रशिया और चीन भी जानते हैं कि अगर वेस्ट एशिया इनके कब्जे में वापस चला गया तो वापस वेस्ट हावी हो जाएगा। तो ये दोनों महाशक्तियों के सामने अभी वेस्ट एशिया का लोग संघर्ष कर रहे, वहां के रेजिस्टेंस फोर्सेस संघर्ष कर रहे, और वही तय करेंगे कि एक्चुअली उसका परिणाम क्या होना है। अच्छा, हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में मैं ये जानना चाहूंगा कि आप भारत में हैं, आप एक लंबे समय से फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायली कब्जे के खिलाफ एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, दुनिया भर में ट्रेवल भी करते रहते हैं। इस बार जब ये मौजूदा सरकार, हमारी भारत की जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की, इसमें बीच बीच में ये खबरें आ रही हैं कि फिलिस्तीन की सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट ना करे, कोई बयान ना दे। कई राज्यों में एफआईआर हो रही है, एक एक्स करने की यानी ट्वीट करने पर भी एफआईआर हो रही है, दबाया जा रहा है। और बहुत से जो आमतौर पर जिन्हें लीडर समझा जाता है, मैं तो ये कहता हूं वो प्रोजेक्ट किए जाते हैं। कई मुस्लिम लीडर भी, वो भी खामोश बैठे हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। इस बार के हालात में और पहले के हालात में भारत में फिलिस्तीन के हक में एक्टिविज्म करना अब कितना मुश्किल और कितना आसान है? बात आपकी सही है। पहले मैं बता दूं कि मोदी जी का जो 7 तारीख का जो ट्वीट था, उससे उन्होंने अपना कद दुनिया में खत्म कर दिया था। क्योंकि उनको इतना ही बोलना था कि यूक्रेन के टाइम पे, रशिया के जंग के दौरान उन्होंने जो कहा था कि ये वॉर का युग नहीं है, सीज फायर कीजिए, दोनों पार्टीज को टेबल पे बिठाई, पॉलिटिकल सोल्यूशन कीजिए, तो उनका कद जो उन्होंने G20 के बाद बना दिया था, वो कद बरकरार रहता। मगर उन्होंने जो पूरा इजराइल के साथ अपने आपको डाल दिया, उसमें उनका कद खत्म हो गया, उनका हिट विकेट हो गया। क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है, इसलिए मैं बोला मोदी ने अपना हिट विकेट कर दिया था। क्योंकि दुनिया का पूरा ग्लोबल साउथ, रशिया, चाइना इंक्लूडेड, क्यूबा का स्टेटमेंट देखे, वेनेजुएला देखे, बोलिविया देखे, अफ्रीका के कंट्रीज का देखे, साउथ अफ्रीका देखे, जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स कंट्री है, जो साम्राज्यवाद के सामने लड़कर, अपनी आजादी की लड़ाई लड़कर आज दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो सब फिलिस्तीन के साथ खड़े। 5 दिन तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री चुप बैठी, क्योंकि वो भी कंफ्यूजन में आ गए थे। और फाइनली उन्होंने जो बयान दिया, वो अपना ट्रेडिशनल लाइन था, फिलिस्तीन का 2 स्टेट सॉल्यूशन वाली बात की। तीसरी बात उसमें बात हुई कि जो भी डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रहे, पॉलिटिकल नेगोशिएशन, एक दूसरे को फोन किया जा रहे हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे को फोन करे, एक भी फोन मोदी जी को नहीं आ रहा है। विश्व गुरु का रोल उसने खुद अपना खत्म कर दिया। ओके, उसके साथ ये बात आती है कि जब महमूद अब्बास, मतलब जो इजराइल ने हमला किया, आतंकवादी हमला किया, वो अल अली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पे, तब भी मोदी जी को एक क्लियर भूमिका लेने का मौका था। तब भी उन्होंने बोला वही आतंकवाद बेतंकवाद बोलते रहे, मगर हम फिलिस्तीन की जनता के साथ है। महमूद अब्बास को फोन किया, फाइनली वो समझ गए कि मेरा रोल कहीं भी नहीं है, तो उन्होंने जॉर्डन को राजा का फोन किया और बाद में एड वगैरह की बात की। तो ये अभी मोदी जी का हाल, उन्होंने अपना कद खत्म कर दिया। भारत का कद अभी भी वो गांधी नेहरू वाला है नहीं। जरूर ये प्रश्न चिन्ह आ चुका है कि भारत, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक एंटी कॉलोनियल लड़ाई लड़ी, वो आज कॉलोनियल और साम्राज्यवादी ताकतों के साथ क्यों खड़ा है। जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, कई कई देश में प्रोटेस्ट हुए हैं, वो छोटे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा कि नहीं हो रहा है। मुसलमान समझ रहा है कि अकेले से प्रोटेस्ट हमको करना ही है। और मैं आपको एक अच्छी न्यूज बता दूं कि जो वामपंथी ताकतें हैं, जो फ्रंट है, सबके साथ जो मेरा भी डायलॉग चलता रहा है कि एक नेशनल कॉल आए और लाखों लोग सड़कों पे उस दिन सड़कों पे आ जाए। तो एप्सो जो ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सब वामपंथी दल मौजूद है,
उन्होंने 1 नवंबर का एक नेशनल कॉल दिया है। आज हमारी बैठक है कि को कितना बड़ा बम्बई में करने जा रहे हैं, पूरे देश में होने जा रहा है, तो वो अभी होगा। ओके, क्योंकि ये तो अच्छा होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने बहुत स्पष्ट भूमिका ली थी 7 तारीख को, जब मोदी जी का एक बहुत ही कम्युनल किस्म का बयान आया, बहुत ही मतलब बहुत ही शर्मनाक बयान था। तब कांग्रेस और लेफ्ट ने अपनी ट्रेडिशनल भूमिका रखी, जो भारत की पारंपरिक लाइन रही है, जो एक इंटरनेशनल लाइन हमारी पहले से रही है। तो जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर लोग उतरे, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, मगर वो प्रोटेस्ट थम नहीं रहे। और जहां तक मुसलमानों की बात है, वो समझ चुके हैं कि हमको मुसलमान करके इसमें नहीं प्रोटेस्ट करना है, हमको भारतीय करके प्रोटेस्ट करना है, हमको इंडियन करके प्रोटेस्ट करना है। तो मैं भी नासिक में भी था, मैं भी कल चेन्नई भी जा रहा हूँ, सब जगह बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग भी हो रही है। और एक फायदा हो गया, मोदी जी जैसे इजराइल के साथ गए, तो मोदी जी के विरोधी लोग हैं जो पैलेस्टाइन को नहीं समझ सकते थे, नहीं समझ रहे थे, वो सब हमारी साइड भी आ रहे हैं। तो मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा भी काम कर दिया है। एक आखिरी सवाल। देखिए, दुनिया भर में जब आम तौर पर फिलिस्तीनियों से हमदर्दी जताने का प्लान किया जाता है, तो वो उन फिलिस्तीनियों से कांटेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी इजराइल के एजेंट हैं। महमूद अब्बास हो, कोई भी हमास को या जिहाद इस्लामी को कोई कांटेक्ट नहीं करता। ये क्या है? ये वही फिलिस्तीनी अथॉरिटी है जिसको इजराइल खुद मजबूत करने की बात करता है। वो ये कहता है कि इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे लाइन पर फिलिस्तीनियों को चलाने वाला है। तो क्या आज जब फिलिस्तीन के मामले पर हमास या उस जैसे ग्रुप्स इजराइल से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन की असल नुमाइंदा जो शख्सियत हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो इजराइल के एजेंट ही हो सकते हैं या इजराइल के खिलाफ खून देने वाले हो सकते हैं? कौन है नुमाइंदा फिलिस्तीन का? देखियो, वो तो फिलिस्तीन की जनता ने 2005-6 के चुनाव में हमास को वोट करके सरकार बनाने की बात की थी, उनको बनने नहीं दिया। ये भारत की जनता को जानना जरूरी है। अमेरिका इजराइल ने वो सरकार ही नहीं बनने दी। जहां तक ये बार एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि हमास को लेकर चाहे वो महमूद अब्बास की सरकार हो या उनके एम्बेसडर डिप्लोमेट से, कोई भी उनको अटैक नहीं कर रहा है। तो यूनिटी अंदर बन रही है। मैं मानता हूं कि ये टाइम पे हमको यूनिटी प्रमोट करना चाहिए। हमास को आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आतंकवादी संगठन नहीं करार किया है। ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे साम्राज्यवादी मुल्क है, उन्हीं का काम है। ना रशिया या चाइना कोई भी उनको बोलता नहीं। हमास का पूरा डेलीगेशन रशिया जा चुका है। आई एम श्योर दे इन कॉन्टेक्ट इन डायलॉग विद चाइना ऑल्सो। तो अभी जरूरत है कि अगर भारतीय सरकार को इसमें कोई डिप्लोमेटिक रोल प्ले करना है तो उनको उनसे बात करनी चाहिए। ये भी मैं जानता हूँ कहीं से कि इस किस्म के ऑफर्स, मतलब डायलॉग के ऑफर्स हमास की तरफ से भी आए हमारी सरकार के प्रति कि हमसे बैठ के बात कीजिए। ओके, उसके साथ ये बात है अभी कि ग्राउंड में सिचुएशन जो अलग अलग जो लिबरेशन मूवमेंट्स है पैलेस्टाइन के, वो यूनाइट हो रहे हैं और उसका परिणाम हमको जमीन पे दिख रहा है। तो आई थिंक अभी टाइम है यूनिटी का, और उनके अंदर जो डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोग कम बात करें, उनकी यूनिटी की हम लोग ज्यादा बात करें। आखिर में मैं काजमी साहब ये बता दूं कि ये ऑपरेशन का नाम है अल अक्सा फ्लड। ये क्यों है? ये बात बहुत जरूरी है बात करनी कि 7 अक्टूबर को ऐसा क्यों हो गया कि ये ऑपरेशन हुआ और उनको करना पड़ा। ठीक है, ये है अयोध्या की कहानी कि मंदिर वही बनाएंगे। जेरूसलम की भी वही कहानी है कि मस्जिदों को तोड़कर टेम्पल ऑफ सोलोमन वही बनाएंगे। 1969 से लगातार अभी काफी हमले मस्जिद अल अक्सा पे हो चुके हैं, और यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस मस्जिदों में अल अक्सा में जाती है, नमाजी को मारती है, बम भी फेंकती है अंदर, टीयर गैस भी फेंकती है। ये सब हमने देखा है। ओके, तो ये 7 अक्टूबर के पहले पूरी इजरायली कैबिनेट अल अक्सा के नीचे, हरम शरीफ के नीचे फाउंडेशन में चली गई थी, जहाँ एक सिनेगॉग बना के रखा है, और ने कहा कि ये मस्जिदें तो तोड़कर हमारी हैकल सुलेमानी बनेगी। ये कुछ 7 अक्टूबर के 2-3 दिन पहले ही 800 कट्टर यहूदी वह मस्जिद अल अक्सा पर तक गए थे और उन्होंने वही बात बोली थी। तो अल अक्सा का तोड़ने का एजेंडा बहुत स्पष्ट है, इनका कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। ठीक है, दूसरा जो हुआ कि आपने वेस्ट बैंक में तो 260 लोगों को मारा है, आप लगातार मारते जा रहे हो।
तो वक्त आ चुका था कि रेजिस्टेंस जो आज ताकतवर हो चुका है वो अपना जवाब देता कि हम लोग अभी हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एरियल शरोन अभी सन 2000 में ऐसे किया था इलेक्शन के पहले, वो गया था अल अक्सा मस्जिद पे, हरम शरीफ पे, और बोला कि ये मस्जिद को तोड़ेंगे, और वहां से अलग सा इंतिफादा शुरू हुआ था। और जो लोग बोले कि ये धार्मिक मुद्दा सिर्फ हमास बना रही है, मैं आपको बता दूं कि अल फतह का जो एक ब्रिगेड है, अल अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड, जिसके लीडर मारवान बारगोती है, यस, जो अभी भी जेल में, वो इंतिफादे के टाइम पे जो अराफात का एक्चुअल जो एक कैरिज्मेटिक सक्सेसर है, वो इजराइल के जेल में है। महमूद अब्बास का तो मामला है कि वो सूट बूट पहनकर घूम रहा है। मैंने कभी महमूद अब्बास को एक नेशनल लिबरेशन लीडर का रोल करते हुए देखा ही नहीं है। वो कभी तो जाता, कोई घर का डेमोलिशन हो रहा है, वो जाके वहां खड़ा हो जाता, वो सत्याग्रह पे बैठता, कोई फास्ट पे बैठता, जैसे महात्मा गांधी बैठते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू बैठते थे। मैंने वो महमूद अब्बास का रोल देखा नहीं। जिनीवा में जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, अपील करो, उसके अलावा कुछ उनका रोल नहीं है। तो इसलिए अल फतह इतनी वीक हो गई। मगर अभी फतह के कुछ ईमानदार लोग हैं जो एक यूनाइटेड एफर्ट चल रही है रेजिस्टेंस की, जो हमको जो अभी देखने को जमीन पे मिल रहा है। मगर आखिर में मैं बता दूं साथियों कि अगर अल अक्सा मस्जिद को ये यहूदी कट्टरवादियों ने तोड़ दी तो वी आर हेडिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3। वी आर प्रैक्टिकली स्टैंडिंग देयर। हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के कतार पे प्रैक्टिकली आ ही चुके हैं, क्योंकि इसराइल ने सिर्फ 9/11 की बात नहीं की। 9/11 में हम जानते हैं कि वो खुद सीआईए मोसाद का काम था, सऊदीज को इन्वॉल्व करके किया था, तुर्की अल फैजल वगैरह जो इंटेल चीफ थे वो टाइम के, ये सब पूरा करवाया गया था। मगर इसराइल ने 9/11 की बात की कि देखो मुझे तो अभी मारा है, मैं अभी लड़ूंगा, मारूंगा सबको। मगर इसराइल ने पर्ल हार्बर की भी जिक्र किया है, और हम लोग जानते हैं कि पर्ल हार्बर के बाद हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम फेंके थे। तो ये युद्ध इतनी खतरनाक मौत पे आ चुका है कि वर्ल्ड वॉर 3, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इंसानियत का खात्मा, वहां तक हम लोग अभी आके खड़े आ चुके हैं। धर्मों का क्राइसिस है, उसका उनको समझकर उत्तर देना होगा। एक पॉलिटिकल क्राइसिस दुनिया में आ चुकी है, क्योंकि पैलेस्टाइन इज द सेंट्रल जियोपॉलिटिकल इशू ऑफ आवर टाइम्स। मैं ये 30 साल से बोल रहा हूँ कि फिलिस्तीन दुनिया का केंद्रीय राजनीतिक सवाल है। इसका हल ढूंढिए, वरना दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर उसका हल ढूंढा तो पैलेस्टाइन विल बी ए लाइट अनटू द वर्ल्ड, जो जीसस क्राइस्ट बोलते थे कि यहीं से बहुत सारी रोशनी आई थी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े नबी चले थे। ईसा मसीह तो वहीं के थे, और जो मैसेज था ईसा मसीह का वहां से लव फॉर ह्यूमैनिटी का, कि वी आर ऑल द चिल्ड्रन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ची बोरवाला साहब, आपने जो बताया कि इस वक्त अगर मस्जिद अल अक्सा को गिराया गया तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक दुनिया के हालात हैं। अगर फिलिस्तीन का मसला हल ना हुआ तो यहीं से दुनिया भर में जंग का असर होगा, जंग के लपेट में आएगी। अगर ये हल हो गया तो यहीं से रोशनी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ची बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया। फिर हम आपसे फिर बात करेंगे, और वक्त की कमी की वजह से हमें यहां रुकना पड़ रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।